हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? और आप सभी को सबसे पहले टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिल से आप लोगों के लिए यही आशीर्वाद है कि आप लोग अगले साल 5 सितंबर ऐसे मनाएं। देखिए कैसे। आज का आप टैगलाइन देखो, एक शिक्षक की वास्तविक कमाई क्या है। देखो, मैं तनख्वाह की या उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो तो देखो मिलती ही है। सबसे पहले आपको मैं दिखाऊं, मेरे ना एक स्टूडेंट है, उसका नाम है सुमित। और वो केवीएस में एज टीजीटी है। मतलब केवीएस में जब हुआ था तो टीजीटी जो है वो सिलेक्ट हुआ है। और छोटा सा लड़का है, अभी 26-27 साल का। और ये देखो इसको कितना क्यूट कार्ड्स उसके बच्चों ने बना के भेजे हैं। हैप्पी टीचर्स डे सुमित सर, थैंक यू माय फॉर माय बीइंग माय इंस्पिरेशन। और ये गिटार बनाया है, फ्लूट बनाया है। और देखो ये सुमित सर के लिए बनाया है। ये एक आप यहाँ देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं ये। अब ये देखो, उसने सारे मुझे भेजे। हैप्पी टीचर्स डे सुमित सर, यू आर बेस्ट टीचर एंड थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस, केयर एंड सपोर्ट। यू आर इंस्पिरेशन एंड द बेस्ट टीचर एवर। भाई देखो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मैं नहीं बन रही हूँ, ये मेरा बच्चा है सुमित। उसको उसके स्टूडेंट ने देखा, देखो चॉकलेट लगाई है, कितना क्यूट सा कार्ड है। और ये छोटे छोटे 6-7 के बच्चे हैं ये। अच्छा, एक ये देखो 7th बी का बच्चा है ये। हैप्पी टीचर्स डे टू सुमित सर। Sir, you are the best teacher of English subject because whatever you teach, I understand everything. At last, happy Teachers Day, sir, from निर्मिति 7th B का की बच्ची है ये। 7th B कितना बढ़िया देखो लिखा है। और एक सौ सबसे प्यारा जो है ना, वो 6th B का बच्चा है। इसने इतना अच्छा लिखा है सुमित के लिए। आज वो ना ये कल मनाया गया होगा क्योंकि आज तो छुट्टी नहीं होगी। तो ये इतना ओवरवेमिंग मैसेजेस होते हैं ना। Thank you for being an excellent teacher. You are a great teacher. Your teaching style is fantastic and your explanation is outstanding. Nobody can teach English better than you. I feel jealous. Nobody can teach English better than you. बहुत अच्छा लगता है ना जब आपका बच्चा, यानी कि मेरा जो स्टूडेंट है उसको ना वो बच्चे इतना एडमायर कर रहे हैं ना। ये हमारी वास्तविक कमाई होती है। ये होता है, ये वो जो प्यार होता है ना ये बच्चों का। यू आर माई फेवरेट टीचर. Since 5th class, I didn't have any favorite subject, but when you started teaching English, it became my favorite subject. You are not only a teacher, you are my favorite person. Alina, 6th B. अब पता है ये कार्ड्स जो होते हैं ना, कि जिसके अंदर जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो उनको छोड़ दो। बट मैं सही में आपको बताती हूँ, ये इतना मायने रखते हैं ना हमारे लिए। ये वो चीजें होती हैं कि जो ना हमें ये कहती है कि हाँ हम किसी के लिए इतना मैटर करते हैं। तो ये मेरा जो बच्चा है सुमित, जो केवीएस में है टीजीटी, उसने मुझे भेजा। और हाँ फाइनली भाई देखो ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने लिख के भेजा है, हैप्पी टीचर्स डे गुरु माँ। The appreciation I received today from my students is only because of your guidance and blessings. Guruma, whatever good I am able to do as a teacher is truly a reflection of what I have learned from you. Grateful to have you as my teacher. अब एक बात है भाई, कुछ लोग कहेंगे अपने मुंह मियाँ मिट्टू स्टूडेंट का ही दिखाती रहती। अरे क्यों ना करेंगे यार, क्यों ना करेंगे गर्व। मुझे बताओ, आज मेरे पास 750 के करीब मैसेजेस आए हैं। बहुतों को मैंने जो है उनका रिप्लाई किया है, बहुतों को नहीं कर पाई हूँ, करूंगी। और इतने खूबसूरत मैसेजेस आए हैं जो मैं आप लोगों को एक एक करके मैं मतलब रोज के कुछ दिखाऊंगी। एक मोटिवेशन मिलती है। ये ना टीचर की असली कमाई होती है। और क्यों ना करो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों ना बने। इतने अच्छे स्टूडेंट जिसको मिले, मुझे मिले हैं, सबको नहीं मिलते। बहुत किस्मत वाली हूँ मैं जो इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं। वाकई में मैंने पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छे कर्म करे होंगे। ऊपर वाले की बहुत कृपा है मेरे पे कि मुझे इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिले। केवल यही नहीं, जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूट्यूब पे और मेरे पेड बैचेस के, वंडरफुल स्टूडेंट्स हैं। इतने अच्छे स्टूडेंट्स, मतलब जो शुरुआत करी थी और आज इतना प्यार करते हैं, इतना मान देते हैं।
पूरे पूरे लेटर्स लिखे हैं मेरे लिए। मैं आज मुझे सुबह मैं मतलब इतनी इमोशनल हो गई कि मुझे रोना जो है वो आ गया। एक स्टूडेंट ने इतना प्यारा लेटर लिखा, मोनिका ने, बहुत ही सुंदर। इवन और बहुत बहुत प्यार इतना। तो क्यों ना इतराएंगे भाई, जब इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं मुझे, बहुत बहुत अच्छे। तो इतने अच्छे स्टूडेंट ना, अगर मैं कुछ हूं तो मेरे स्टूडेंट्स की वजह से इतरा रही हूं, तो अपने स्टूडेंट्स की वजह से। ये मेरी असली कमाई है, उस पे मत जाओ, मेरी असली कमाई है ये। वो मॉनेटरीली चीजें करती हैं, ये हमारी आत्मा को संतुष्ट करती हैं। और किसी भी काम को प्यार करने के लिए ना आत्मा संतुष्ट होनी बहुत जरूरी है। जो मेरे इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आई जस्ट लव माय स्टूडेंट्स। जितना वो मुझे प्यार करते हैं, मैं भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ। और अभी ये मेरी स्टूडेंट है, कहाँ गई रूपम का, कहाँ चला गया? हाँ, ये हमारी EMRS में है, रूपम है मेरी स्टूडेंट। अब उसका देखिए, अपने बच्चों के साथ देखिए, ये एक बच्ची जो है मेरी, ये भी मेरी ही स्टूडेंट है। और इसने जो है ना ये जो अपने बच्चों के साथ, इतने प्यारे प्यारे से लड़कियां हैं, उनके साथ ये फोटो जो भेजी है ना, तो ये एक फीलिंग होती है ना, एक जब आप खुद कुछ करते हैं उससे खुशी होती है, मगर जब आपके बच्चे कुछ करते हैं ना, तो वो जो खुशी होती है ना, वो वही महसूस कर सकता है जो एक सच्चा टीचर होता है। ये इनके बच्चे, जब इसके स्टूडेंट्स कुछ करते हैं ना, तो इसे जो खुशी होती है। आज इसने बिल्कुल एप्लीकेशन स्टाइल में मेरे को एक लेटर लिखा है, और इसने लिखा है, Dear Guruma, I wish you a very, very happy Teacher's Day and thank you for nurturing me to become the best version of myself. You are not only a teacher but also a guide, mentor, inspiration, empowerment, and motivation. Your impact goes beyond the classes when you shape your students. You are the best teacher ever. प्रणाम गुरुमा, योर्स रूपम। तो भैया देखो, ऐसा है तो हम काहे ना इतराएं जब हमारे इतने स्टूडेंट्स, बढ़िया स्टूडेंट्स हमें मिले हैं। और मेरे स्टूडेंट्स, मैं ये एक या दो स्टूडेंट की नहीं है, मैं हर उस स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने आज मुझे मैसेजेस भेजे, जिन्होंने आज मुझे जो है, देखो मैसेजेस हर साल मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि आप जो होते हैं ना इतने ओवरवेम्ड हो जाते हैं, कभी कभी होता है। अब लोग, कई बार मैं डिप्रेस भी हो जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि हाँ भाई, अगर आप अपने स्टूडेंट्स आपके इतने आपको प्यार करते हैं तो हम तो इतराएंगे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनेंगे। अगर आपके स्टूडेंट्स आपको इतना इतना सिर आंखों पे रखते हैं तो कौन ना इतराएगा। इतने अच्छे स्टूडेंट हर किसी को थोड़ी मिलते हैं जो मुझे मिले हुए हैं, है ना। तो इसीलिए, और बस मैं अपने YouTube वालों से, जिन आज मैंने सुबह से कोई मैसेज, मैं सुबह तो सोच रही थी शॉर्ट बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, बट मैं कर नहीं पाई। लेकिन मैं आप लोगों को दिल से ये दुआ देती हूँ कि आप लोग, ये जो खुशी है ना, ये जो बच्चे लेटर्स देते हैं, कार्ड्स देते हैं, वो जो चॉकलेट होती है या अनमोल होती हैं, वो उनकी जो वैल्यू है ना, पैसे में नहीं देखी जा सकती। मतलब वो चीजें आपको मतलब दूसरी दुनिया में पहुंचा देती हैं। इतना इतना जो है वो बच्चे आपको प्यार करते हैं, इफ यू आर अ गुड टीचर। और जब ये असली कमाई टीचर की यही है, तो देखिए, अगर एक टीचर बनना है तो बहुत जिम्मेदारी होती है टीचर के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम अदर वर्क्स, ये भी जिम्मेदारी होती है। सबसे पहली जिम्मेदारी तो उन बच्चों के लिए होती ही होती है कि जो आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं। इसके अलावा भाई, और अब एक देखिए, एक और चीज़ है, अब टीचर बने रहने के लिए सिर्फ टीचर, एक सरकारी नौकरी पाना वो नहीं रह गया, अब बने रहने के लिए भी अपडेटेड होना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को तो यही कहूँगी कि अगर जब आप लोग इस सोच रहे हैं, सबसे पहले ये है सोचा कि हाँ हमें भी गवर्नमेंट टीचर बनना है। ये मत सोचिए कि जगह कम है, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, ये है वो है। बनना है तो बनना है, कैसे करना है वो आपको अपने वो देखना है। उसके बाद भी अपडेटेड रहना है। अगर अपडेटेड नहीं रहेंगे तो भैया आपको पता ही होगा, सरकार रोज नई नीतियां जो है लाती रहती है और रोज चीजें करती रहती है। इसीलिए अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई से संपर्क टूटना नहीं चाहिए। बात ये है, 100 बात की एक बात ये है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने उस दिन टाइम सीरीज 9 जो थी उसमें मैंने वॉल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और कमला दास जी के क्वेश्चंस कराए थे। उसके आगे से जो है वो हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं।
द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन कमला दास पोइट्री चैलेंजेस। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग इससे पहले का लेक्चर देख लें। द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव in Das poetry challenges Western literary traditions, patriarchal marriage and social expectations, modernist techniques या religious orthodoxy। तो याद रखिएगा कि कमला दास जी ने अपनी पोएम्स में उन्होंने जो आवाज़ उठाई है वो आवाज़ उठाई है उन्होंने पेट्रियार्कल मैरिज, कि जब समाज के दबाव के चलते किसी महिला को शादी करनी पड़ती है, एंड हाउ शी हैज़ टू क्रश हर स्पिरिट। Das use of the first person I creates narrative distance, universal female voice, intimate confession या objective observation। तो मैं आपको ये बताऊं कि जब भी कोई पोएट जो है ना वो आई यूज करता है तो वो सिर्फ अपने बारे में नहीं बोलता है, वो अपने थ्रू उस इमोशन को यूनिवर्सल बनाता है। तो दैट इज यूनिवर्सल फीमेल वॉइस। Which collection established Das' reputation as a confessional poet? The Descendants, Summer in Calcutta, The Sirens, Only the Soul Knows, and that is also Summer in Calcutta. Das poetry can be compared to which Western confessional poet? ये मैंने आपको अगर याद हो तो बताया भी था कि कमला दास जी को कंपेयर किया जाता है सिल्विया प्लैथ से। टेड ह्यूज की वाइफ थी ये, जिन्होंने गैस पर मुंह रखकर आत्महत्या करी थी। शी हैड सुसाइडल टेंडेंसी, और टेड ह्यूज को इसके लिए उनकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार भी माना गया था, बट नोबडी नोज द रियल ट्रूथ बिहाइंड हर सुसाइड। मगर वो भी एक कन्फेशनल पोएट थी। अगर आपने सिल्विया प्लैथ की डैडी ये पोएम जो है पढ़ी है और उसमें उन्होंने अपने फादर का जो है डिस्क्रिप्शन दिया है, तो शी इज कंपेयर्ड विद सिल्विया प्लैथ। द साइकोलॉजिकल लैंडस्केप इन दास पोएट्री रिफ्लेक्ट्स post-colonial alienation, modern urban anxiety, female sexual and emotional frustration, religious। भाई देखो, अगर साइकोलॉजिकल लैंडस्केप की बात करें तो कमला दास बहुत ओपनली जो है वो टैबू थीम्स के बारे में लिखा करती थी। तो फीमेल सेक्सुअल एंड इमोशनल फ्रस्ट्रेशन। चलिए, अब हमारे नेक्स्ट जो राइटर हमने लिए हैं वो निसिम एस्किल लिए हैं, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पोइट्री, इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश। और निसिम एस्किल जिनकी जो बेसिकली जो थीम है वो एलिनेशन रहती है। इंडियन इंग्लिश वो यूज़ करते हैं, जैसे बाबू इंग्लिश या पिजन भी कहा जाता है, मतलब बाबू इंग्लिश कहा जाता है। और निसिम एस्किल की पोएम जो है वो अगर आप सभी ने पढ़ी होगी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसमें उन्होंने प्रॉपरली जो है वो यूज़ करा है, जो इंडियन इंग्लिश का जो है उन्होंने यूज़ किया है। और इसको बात करते हैं। Nissim Eskil's poetry primarily explores the theme of rural Indian life, urban alienation and belonging, mythological narratives या religious। देखिए, बेसिकली निसिम एस्किल की जो पोएम्स है ना वो एलिनेशन दिखाती हैं। तो अर्बन एलिनेशन एंड बिलोंगिंग, वो बेन इजराइलेट फैमिली को बिलोंग करते थे और उनको एक एलिनेशन की प्रॉब्लम उनको महसूस होती थी, क्योंकि लोग जो हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। बेन इजराइलेट थे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आइलैंड द आइलैंड सिंबलाइजेस ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, बॉम्बे एंड एजिकिल रिलेशनशिप विद इट्स स्पिरिचुअल आइसोलेशन या ज्यूइश हेरिटेज इन आइलैंड। इसका आंसर है आपका बी, द आइलैंड रिप्रेजेंट्स बॉम्बे या मुंबई। आइलैंड जो है ना वो मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर वो इमोशनली और जोग्राफिकली खुद को ट्रैप्ड मानते हैं। तो दैट इज बॉम्बे एंड एजिकिल्स रिलेशनशिप विद इट। इनका एक बहुत फेमस ऐसे भी है, नायपॉल्स इंडिया एंड माइन। एजिकिल्स पोएटिक स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्नेट, सिंपल, क्लासिकल या एक्सपेरिमेंटल। बताइए क्या है? तो इनका जो स्टाइल है दैट इज सिंपल कॉन्वर्सेशनल स्टाइल है। सिंपल कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज में ये बात कर, मतलब इनकी जो पोएम्स हैं वो सिंपल कॉन्वर्सेशनल है। एक फिलॉसफी पोएम थोड़ी सी जो है वो उनकी आधा लेवल पे चली जाती है। A morning walk presents Bombay as a vibrant cosmopolitan city, a living hell with urban squalor, a nostalgic homeland, a symbol of progress। तो मैं आपको ये बताऊं, जैसे ना ये जो मॉर्निंग वॉक है ना ये मुंबई की रियलिटी बताती है।
तो इसमें कि कितनी गंदगी है, झुग्गी झोपड़ी, कूड़ा इकट्ठे करने वाले, तो वो जिंदगी मतलब मुंबई की असलियत बता रही है. Ezekiel's treatment of his Jewish identity reflects pride and मैंने बताया ना बेन इजराइलेट थे and he had that problem of belongingness. People did not accept him. तो वो प्रॉब्लम उनकी पोएम्स में हमें दिखती है. Ezekiel's treatment of his Jewish identity reflect pride, complete rejection, एम्बिवेलेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी या रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी. तो मैं आपको इसमें बताऊं कंप्लीट रिजेक्शन नहीं है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपके दिमाग में आया होगा नहीं. एम्बिवेलेंस यानी कि मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, कॉम्प्लेक्स है रिलेशनशिप. गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, ये इनकी पोएम बहुत बढ़िया पोएम है, पढ़ के बड़ा मजा आता है. गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, सटायरिकल व्यू, सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन कल्चर, क्रिटिसिज्म ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, नॉस्टैल्जिक रेफरेंस. ये जो पोएम है ना, ये बेसिकली इंडियन इंग्लिश या बाबू इंग्लिश का मजाक उड़ाती हुई पोएम है. गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस. Ezekiel's sense of not belonging stems from, जब Ezekiel को ऐसा लगता है कि he doesn't belong to India, he doesn't belong to Mumbai, people are not ready to accept him because of his different religious beliefs. तो क्या है देखो, Ezekiel's sense of not belongingness stems from economic displacement, religious and cultural minority status, educational alienation. भाई सही बात यह है, वो बेन इजराइलेट फैमिली को बिलोंग करते थे जो माइनॉरिटी में है, तो इसीलिए ही मतलब उनको शुरू से ही बिलोंगिंगनेस फील नहीं हुई. विच एस्पेक्ट डिस्टिंग्विशेस एजेकियल फ्रॉम हिज कंटेम्प्रेरीज, अपने कंटेम्प्रेरीज से उनमें क्या अलग देखने को मिलता है. यूज ऑफ माइथोलॉजी, मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंटेशन, अर्बन रियलिज्म एंड सोशल कॉन्शियसनेस या रोमांटिक आइडियलाइजेशन. देखो जी ऐसा है कि वो पोएट ऑफ सिटी है, तो अर्बन रियलिज्म एंड सोशल कॉन्शियसनेस, तो वो अपनी पोएम्स में अर्बन रियलिज्म को ही दिखाते हैं. एजेकियल लेटर पोएट्री शोज इंक्रीज्ड एलिनेशन, रिलीजियस कॉन्वर्जन, ग्रोइंग आइडेंटिफिकेशन विद इंडिया, एमिग्रेशन. बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए. उनकी जो लेटर पोएट्री है, शुरुआत में उनके जो शुरुआत की पोएम्स हैं वो उनकी उस सटाइटी को दिखाती हैं व्हेन ही फेल्ट हिमसेल्फ एलिनेटेड, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनकी जो पोएम्स है वो ग्रोइंग आइडेंटिफिकेशन विद इंडिया, और एक उनका जो एसे है ना नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन, तो उसमें उन्होंने बताया कि दोनों के पर्सपेक्टिव कितने अलग अलग हैं. ग्रोइंग आइडेंटिफिकेशन विद इंडिया. द अर्बन लैंडस्केप इन एजेकियल्स पोइट्री सर्व्स टू सेलिब्रेट मॉडर्नाइजेशन, क्रिटिक सोशल इनइक्वालिटीज, promote urbanization, describe architectural beauty. And the answer is critic social inequalities. That is critique of social inequalities. चलो अब आगे बढ़ते हैं. मुल्कराज आनंद जी का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा. मुल्कराज आनंद जो हैं ही मतलब उनको चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया कहा जाता है. ही हालांकि उनको मतलब हिपोक्रेट भी कहा जाता है. उनकी नॉवल अनटचेबल, ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने अनटचेबल नॉवल के बारे में ना सुना हो, ना पढ़ी ना भी हो, मगर सुना सबने. ही चैम्पियन मतलब ही पुट फोर्थ द कॉज ऑफ द डाउन ट्रॉडन्स. भले ही उसमें वो सुपरफिशियलिटी है, बट उन्होंने कम से कम उस चीज़ को रखा तो था सामने. तो इनमें से कौन सा मुल्कराज आनंद जी का लिटरेरी स्टाइल का फीचर नहीं है. सोशल रियलिज्म, फोकस ऑन द डाउन ट्रॉडन, आर्ट फॉर आर्ट सेक, ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन. तो देखिए अगर आपने उनके है तो सोशल रियलिज्म, वो जो चीज़ जैसी है ना उसकी सच्चाई उन्होंने वैसे ही बताई. डाउन ट्रॉडन पे यानी कि समाज के उस वर्ग को जिसको के बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता तब उसके बारे में उन्होंने लिखा है. आर्ट फॉर आर्ट से ये विक्टोरियंस का था, मतलब आर्ट फॉर आर्ट से कि आर्ट में कोई मॉरल वैल्यूज नहीं देखनी चाहिए, ये उनका फीचर नहीं था. अब देखिए बात करते हैं टीएस इलियट जी की. टीएस इलियट ने वेस्टलैंड लिखी. वेस्टलैंड में जगह जगह आपको टूटे हुए लाइंस जो हैं वो दिखेंगी, यानी कि फ्रेगमेंटेशन. ये एक मॉडर्निस्ट टेक्निक है.
अपनी हार्टफेल्ट फीलिंग्स को, when the world is not perfect, how can the rhyme be? Stream of consciousness technique, इंटीरियर मोनोलॉग, फ्रेगमेंटेशन। टीएस इलियट के वेस्टलैंड में जो टेक्निक ऑफ फ्रेगमेंटेशन है वो कौन से प्राइमरी मॉडर्निस्ट पर्पस को बताती है? टू कंफ्यूज रीडर्स, टू पैरेलल द ब्रोकन सोसाइटी, टू शो ऑफ लिटरेरी नॉलेज, टू रिड्यूस द पोएम्स लेंथ। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे वेस्टलैंड है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के रिपरकशंस को बताती है। तो मैंने जैसे कहा ना कि व्हेन ह्यूमन रिलेशंस आर नॉट परफेक्ट, हाउ कैन द राइम बी? तो वो यही बताते हैं कि जब सोसाइटी ब्रोकन है, जब रिलेशनशिप्स ब्रोकन है, तो राइम कैसे परफेक्ट हो सकती है? सो द आंसर इज बी। मुल्कराज आनंद्स नॉवल अनटचेबल इज सेट विद इन विच टाइम फ्रेम? अनटचेबल जो नॉवल है ना, वो बाखा की कहानी है, जो कि एक स्वीपर है, और वो पूरा जो एक्शन होता है ना वो 24 घंटे का है, जिसमें उसको 3 सॉल्यूशंस मिलते हैं, और किस तरीके से जो पूरी सोसाइटी को साफ करने का काम करते हैं, लोग उनको कितना गंदा समझते हैं। द स्टोरी पूरी की पूरी उसी पर ही है। तो ये जो कहानी है ये 24 घंटे का, यानी कि एक दिन का एक्शन है। Which modernist technique is most frequently, prominently featured in T.S. Eliot's The Love Song of J. Alfred Prufrock? Stream of consciousness, objective correlative, free verse, all of the above. चलिए बताइए। इंटीरियर मोनोलॉग, चलिए इसका आंसर है आपका, देखो ये सारे जो फीचर्स है ना, ये सारे, चाहे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हो, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हो, फ्री वर्ड्स हो, सारे जो है ना, अगर मॉडर्निस्ट टेक्निक, सारी टेक्निक्स इसमें यूज़ की गई हैं। वैसे बेसिकली जो इसमें यूज़ करा गया इंटीरियर मोनोलॉग है, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी आप उसे कह सकते हैं, लेकिन ये सारी टेक्निक्स जो है, फ्री वर्स है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, और इंटीरियर मोनोलॉग है, वो सारा कुछ जो है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एज सच इसमें नहीं, मतलब वो नहीं है, वो टीएस इलियट का है, लेकिन लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरॉक में आपको इंटीरियर मोनोलॉग या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्री वर्स और ये देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही है। In Two Leaves and a Bud, the protagonist Gangu moves from Punjab to which state? तो टू लीव्स एंड अ बड जो कि टी प्लांटेशन बागानों की कहानी है, और गंगू जो है पंजाब से कहाँ आता है? तो अगर टी एस्टेट है तो कहाँ होगी? बंगाल में, आसाम में, केरला में या तमिलनाडु में? ये जो कहानी है, ये कहानी है दैट इज आसाम। गंगू जो है पंजाब से मैकपर्सन टी एस्टेट में आता है, दैट इज मैक आसाम। द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टेक्निक, ये एक्चुअली इसे कॉइन करा था वॉशिंगटन एल्स्टन ने। वॉशिंगटन एल्स्टन ने इसे कॉइन किया था, मगर इसको फेमस जो बनाया है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को, टीएस इलियट ने बनाया है। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट से, किसी सिचुएशन से अगर आपके अंदर वही इमोशंस इवोक होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यदि आप कोई ट्रेजेडी देख रहे हैं और आप हीरो के साथ हीरो जैसा ही फील कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। लेकिन अगर आप कोई ट्रेजेडी देख रहे हैं और आप हीरो के साथ हीरो मतलब जैसा हीरो फील कर रहा है ना, आप वैसा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है। इट मीन्स यू शुड फील एग्जैक्टली लाइक द हीरो, और अदरवाइज दैट टेक्स्ट डजंट हैव ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट। तो इसका आंसर है आपका दैट इज बी। विच ऑफ आनंद्स नॉवल डील स्पेसिफिकली with the tea plantation workers exploitation? टी प्लांटेशन है तो दैट इज टू लीव्स एंड अ बड। टीएस इलियट की एक बहुत ही फेमस पोएम है ऐश वेंसडे, और ये पोएम उनकी कन्वर्जन पोएम भी कही जाती है, ऐश वेंसडे, जिसमें उन्होंने क्या थीम बताई है? अर्बन एलिनेशन, स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन एंड क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म, पॉलिटिकल कमेंट्री या सोशल रियलिज्म। तो ये ऐश वेंसडे जो है वो इनका स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन जो है वो बताता है, और
क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म को। द टर्म मॉडर्न एज इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर प्राइमरली रेफर्स टू, मॉडर्न एज कब से कब तक मानी जाती है? टी.एस. इलियट मॉडर्न एज के राइटर हैं ब्रिटिश लिटरेचर में, तो ये है आपका दैट इज, तो देखिए अर्ली 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, इसमें जो है आप यहाँ पर अर्ली 20th सेंचुरी जो है वो मानिए, तो यहाँ पर एक्चुअली ये अर्ली 20th है और 1965 तक है, तो इसलिए सी है, नहीं तो बी भी हो सकता था, तो आंसर इज सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इन आनंद्स वर्क्स द कैरेक्टर बाखा रिप्रेजेंट्स, बाखा एक इतिहास में एक अमर कैरेक्टर है, और वो कौन है? ही इज अ स्वीपर बॉय, जो डाउन ट्रॉडन में भी, उनमें भी जो है, उनमें भी एक बिल्कुल निग्लेक्टेड वो दिखाया गया है, द अनटचेबल स्वीपर कम्युनिटी, एंड द आंसर इज बी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है ये सारे टेस्ट पेपर टेलीग्राम पे कल डल जाएंगे, आप लोग जो है उन्हें देख सकते हैं, उनके आंसर्स आप लोग खुद मार्क कर लेना, क्योंकि आंसर तो हम भेज नहीं रहे साथ में, वो फिर यहाँ पढ़ाती हूँ ना मैं, तो फिर बाय बाय एंड विश यू वंस अगेन अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। यही चीज़ मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से, कि रोज़ आप अपने दिमाग में ये बिठा लें कि हमको भी असली कमाई भी टीचर वाली चाहिए, जो ये वाली है ये तो है ही, इसके अलावा भी